Morning students. In last class we have done till depreciation, in which we have covered how depreciation converts gross value into net value and net value into gross value. If we will subtract depreciation from gross value, you are seeing, if we subtract depreciation from gross value, we will get net value, and if you will add depreciation in net value, we will get gross value. So depreciation is the thing which convert gross into net, net into gross. It is very important. There is a formula: gross value equal to net value plus depreciation. If we will take it reciprocal, net value equal to gross value minus depreciation. So it is like that. It is very important. Depreciation is very important thing to calculate national income. So first term is gross and net by use of depreciation. 12th topic in this sequence is what is difference between depreciation and capital loss. You are saying I have made a bifurcation between depreciation and capital loss. First difference between depreciation and capital loss is on the basis of meaning. In sequence of meaning, depreciation refers to fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस और चेंज इन टेक्नोलॉजी. इसका मतलब ये है, डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि किसी भी एसेट की वैल्यू का फॉल होना नॉर्मल वियर एंड टियर से, टाइम के गुजरने से या फिर टेक्नोलॉजी के चेंज होने से. अगर नॉर्मल सीक्वेंस में नॉर्मल वियर एंड टियर से या फिर टाइम के गुजरने से या टेक्नोलॉजी के चेंज होने से किसी भी एसेट की वैल्यू का फॉल होता है, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन. वहीं कैपिटल लॉस एक अनएक्सपेक्टेड टर्म है. इसका मतलब ये है कि किसी भी एसेट की वैल्यू फॉल होती है अनफोर्सिन ऑब्सोलेसेंस से. मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी का चेंज जो कि हम अनुमान नहीं लगा सकते, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अनफोर्सिन. या किसी नेचुरल कैलेमिटी से किसी एसेट की वैल्यू फॉल करती है, या थेफ्ट की वजह से एसेट की वैल्यू फॉल करती है, या एक्सीडेंट की वजह से किसी एसेट की वैल्यू फॉल करती है, तो वो है कैपिटल लॉस. सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेक्टेड किसी एसेट की वैल्यू का फॉल होना कहलाता है, और कैपिटल लॉस एक एक्सीडेंट है, एक अनएक्सपेक्टेड किसी भी एसेट की वैल्यू का फॉल होना कहलाता है. वहीं दूसरा डिफरेंस है प्रोविज़न फॉर लॉस. सो सिंपल लैंग्वेज में हम डेप्रिसिएशन के लिए वी कैन मेक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बिकॉज वो एक्सपेक्टेड होता है. वहीं कैपिटल लॉस के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं कर सकते उसको सेव करने के लिए, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड होता है. हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि नेचुरल कैलेमिटी कब आएगी, हम नहीं बोल सकते कि थेफ्ट कब होगा, एक्सीडेंट कब होगा, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड होता है. तो प्रोविज़न डेप्रिसिएशन के लिए पॉसिबल है, कैपिटल लॉस के लिए पॉसिबल नहीं है. प्रोडक्शन प्रोसेस, डेप्रिसिएशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होता. वहीं कैपिटल लॉस जो है प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर कर देता है. पॉइंट नंबर 13, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज़. इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बीच के डिफरेंस को नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. फॉर्मूला इसका बनता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स IT माइनस सब्सिडीज़. ध्यान रखिए, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट की ट्रांसफ़र इनकम है, सब्सिडी गवर्नमेंट की ट्रांसफ़र पेमेंट है. इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग नहीं ऐड करते हैं नेशनल इनकम में, क्योंकि दोनों ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट है. तो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट की ट्रांसफ़र इनकम है और सब्सिडी गवर्नमेंट की ट्रांसफ़र पेमेंट है. दोनों को माइनस करेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है. अब इसे कंपोनेंट बनते हैं. दो कंपोनेंट हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स के. पहला है इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स जैसे मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट की ट्रांसफ़र इनकम है. So it refers to those taxes which are imposed on production and sale of goods and services by government. मतलब ऐसा टैक्स जो कि गवर्नमेंट लगाती है प्रोडक्शन पर या फिर कोई गुड्स एंड सर्विसेज के सेल्स पर. ठीक है, प्रोडक्शन पे या फिर गुड्स एंड सर्विसेज की सेल्स पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. कुछ समय पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, काफ़ी सारे टैक्स थे. वैल्यू एडेड टैक्स था और एंटरटेनमेंट टैक्स था. बट आफ्टर GST केवल एक इनडायरेक्ट टैक्स रह गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. GST केवल एक इनडायरेक्ट टैक्स है. अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि GST दिया हुआ है या इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर GST भी इंक्लूड होगा.
तो जीएसटी केवल एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि अब रह गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्सिडी एक ट्रांसफ़र पेमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा फर्म्स को। तो सब्सिडी रेफर्स टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन एंटरप्राइज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी। किसी भी सर्टेन कमोडिटी के प्रोडक्शन पर जो गवर्नमेंट रियायत देती है या छूट देती है या फिर जो गवर्नमेंट एक तरीके की कंपनसेशन जैसे देती है, बेनिफिट देती है, उसको सब्सिडी कहा गया है। ठीक है, तो भाई ये गवर्नमेंट हमको देती है, एक तरीके की छूट देती है हमको। फॉर एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर की मार्केट प्राइस जो है 750 रुपीज़ होती है और गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक व्यक्ति जो है वह एलपीजी एक नेसेसिटी में आती है और हर कोई जो है उसको अफोर्ड कर सके, तो उस पर गवर्नमेंट ने कुछ छूट दे रखी है, कुछ कंपनसेशन दे के रखा हुआ है। तो आफ्टर सब्सिडी जो अमाउंट सब्सिडी मान लेते हैं 150 रुपीज़ सब्सिडी है, मार्केट प्राइस की 750 रुपीज़ है, तो कितनी पे करनी पड़ेगी हमको या फिर किसी कस्टमर को 600 रुपीज़। तो ये सब्सिडी जो है वो प्रोडक्शन यूनिट को दी जाती है ताकि वो भी सस्ता सामान उपलब्ध कराएं एलपीजी सिलेंडर के रूप में लोगों को, ताकि लोग उन नेसेसिटी थिंग्स को अफोर्ड कर सकें। 750 रुपीज़ की मार्केट प्राइस है और 150 रुपीज़ का इसमें सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, तो हमको कितने का पड़ेगा 600 रुपीज़ का। ओके, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए भी सब्सिडी देती है ताकि जो यूनिट हैं उनको आराम से वो सेटअप कर सकें, उनको लैंड पे बिल्डिंग पे गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है ताकि वो यूनिट्स जो हैं वो आराम से अपनी सेटअप कर सकें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। या फिर बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्री लगाने के लिए भी गवर्नमेंट को छूट देती है, कोई रियायत देती है प्रोडक्शन यूनिट्स को, ताकि वो बैकवर्ड यूनिट्स जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके यूनिट लगाएं और उनको महंगा ना पड़े। तो सब्सिडी एक तरीके की गवर्नमेंट की देने वाली छूट है, रियायत है जो गवर्नमेंट प्रोडक्शन यूनिट को देती हैं ताकि वो लोग अफोर्डेबल रेट पे चीज़ें बना सकें और जनता को उपलब्ध करा सकें। इसके दो नाम और भी हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे नाम से अलग अलग चीज़ें आती हैं इनडायरेक्ट टैक्स को, और इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी भी कहा गया है। ऐसे ही सब्सिडीज़ को इकोनॉमिक असिस्टेंस या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कहा लिखा हुआ है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इकोनॉमिक असिस्टेंस या फाइनेंशियल असिस्टेंस एक ही बात है, जिसको सब्सिडी को ही ये कहा गया है। ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट, जैसे मार्केट प्राइस है उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, वी विल गेट फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट में अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे वी विल गेट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के अंदर आपका इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर आपका इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूड है। ठीक है ना, मार्केट प्राइस मतलब जिस रेट पे कोई चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, सेल मतलब रेडी टू बाय। ठीक है ना, वहीं फैक्टर कॉस्ट क्या है, जिस रेट पे कोई चीज़ बनी है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस मतलब जिस रेट पे कोई चीज़ अवेलेबल हो रही है मार्केट में किसी भी पर्सन के लिए। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना हो और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना हो, तो एमपी से एफसी जाना हो, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना हो तो एनआईटी माइनस कर देना, और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस जाना हो तो एनआईटी ऐड कर देना। तो ये एमपी से एफसी, एफसी से एमपी जाने के लिए एनआईटी का डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, और उसके बाद में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ये सेकंड पॉइंट आ गया आपका न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट। इसकी मैंने डिफाइन भी लिख दिया है फैक्टर कॉस्ट का। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और इन ईजी वर्ड इट इज़ प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब फैक्टर कॉस्ट एक वो कॉस्ट है जिस रेट पर कोई भी चीज़ बनती है किसी कंपनी में। ठीक है, मतलब लागत कितनी लगी है, लागत को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। वही मार्केट प्राइस का मतलब होता है ऐसी प्राइस जिस रेट पे कोई भी चीज़ अवेलेबल हो रही है मार्केट में, बिक रही है जिस रेट पे, है ना। तो मार्केट प्राइस मतलब जिस रेट पे कोई चीज़ अवेलेबल हो रही है मार्केट में। तो मार्केट प्राइस का फार्मूला है एफसी प्लस एनआईटी, मतलब फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे तो एमपी बन जाएगा। वहीं रेसिप्रोकल कर देते हैं, फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। एनआईटी का फार्मूला मैंने बता ही दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। तो एमपी से एफसी, एफसी से एमपी जाने के लिए एनआईटी को ऐड और लेस किया जाता है। फोर्थ और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका 14th जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बहुत ध्यान से सुनिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये है कि ऐसी इनकम जो कि रेजिडेंट इंडिया के बाहर रह के कमा रहे हैं और इंडिया भेज रहे हैं,
और ऐसी इनकम जो कि नॉन रेजिडेंट इंडिया में रह रहे हैं और यहाँ से कमा के बाहर भेज रहे हैं, उन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जहाँ कहीं भी नेट वर्ड आएगा इसका मतलब है ये दो वैल्यू का डिफरेंस है। नेट का मतलब ही होता है कोई दो वैल्यू को हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ के डिफाइन में लिखा हुआ है इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी फैक्टर इनकम आप जानते ही हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को फैक्टर इनकम कहते हैं। जो भी रेजिडेंट बाहर इंडिया के रह रहे हैं और वो पैसा कमा के फैक्टर इनकम के रूप में इंडिया भेज रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में रह रहे हैं और पैसा कमा के इंडिया के बाहर कहीं भेज रहे हैं, उन दोनों इनकम के डिफरेंस को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NFIA का मतलब ही है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला बनता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब फीटा। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से माइनस कर देंगे तो बनता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जितना पैसा इंडिया को आ रहा है बाहर से और जितना पैसा फैक्टर इनकम के रूप में इंडिया से जा रहा है, उन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं NFIA। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है। अगर डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम बन जाएगा, और नेशनल इनकम में अगर NFIA माइनस कर देंगे तो वो डोमेस्टिक इनकम बन जाता है। ठीक है ना। तो नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम से डिफ्रेंशिएट करने वाली वैल्यू को बोलते हैं NFIA। तो फॉर्मूला बनता है नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। उसका उल्टा कर लीजिए, डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस NFIA। ठीक है, और NFIA का फॉर्मूला ऊपर लिख ही दिया मैंने, NFIA इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। अब इसके बारे में और जानकारी। इट इज़ अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ऐसी इनकम जो कि नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करते हैं वेजेस के फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में या रिटेन अर्निंग के फॉर्म में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। मतलब रेजिडेंट जो पैसा लेके आ रहे हैं वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग के फॉर्म में बाहर से, वहीं दूसरी तरफ जो नॉन रेजिडेंट इंडिया में रह के कमा रहे हैं, मतलब कोई बंदा USA का है, वो इंडिया में रह के वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग लेके जा रहा है किसी और कंट्री में, USA ले जा रहा है, तो वो पैसा कहलाएगा पेड टू अब्रॉड। ठीक है, तो ये दोनों टाइप की इनकम रहा करती हैं NFIA में। ठीक है, अब इसमें कुछ क्लॉज आते हैं। पहला क्लॉज ये है कि अगर NFIA ज़ीरो है, इफ़ NFIA इज़ ज़ीरो, मतलब फैक्टर इनकम जितनी बाहर से आई है उतनी ही यहाँ से गई भी है। मतलब जितना आपने 100 रुपये, अपने 100 करोड़ रुपए इंडिया में आया और 100 करोड़ रुपए ही आपने इंडिया के बाहर दिया, तो NFIA क्या हो जाएगा? ज़ीरो। फीफा ये हो जाएगा फीफा और ये हो जाएगा फीटा। ठीक है, तो NFIA विल बी ज़ीरो। जितना पैसा इंडिया में आया है उतना ही पैसा इंडिया के बाहर गया है फैक्टर इनकम के रूप में। सेकंड कंडीशन बनती है NFIA की कि NFIA अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि हमने पैसा इंडिया के बाहर से ज़्यादा आया है, हमने दिया कम है। इसका मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कम है। फॉर एग्जांपल लेते हैं 200 करोड़ रुपये इंडिया में आया है फीफा के रूप में और 100 करोड़ रुपीज़ हमने इंडिया के बाहर दिया है मतलब फीटा के रूप में, तो 100 प्लस में आ जाएगा 100 करोड़ रुपीज़। मतलब NFIA पॉजिटिव तब होता है कि जब आप अर्निंग फीफा ज़्यादा होता है, अर्निंग ज़्यादा होती है हमारी अब्रॉड से। वहीं इसका उल्टा फॉर्म हो जाएगा NFIA नेगेटिव। इसका मतलब है फीफा जो है कम है, फीटा ज़्यादा है। एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 100 करोड़ रुपीज़ आपको फीफा के रूप में मिला है, ठीक है ना, और आपने पे किया है इंडिया से 200 करोड़ रुपीज़, तो नेगेटिव 100 करोड़ रुपीज़ आपका हो जाएगा NFIA। मतलब आपकी कंट्री से जा ज़्यादा रहा है, आ कम रहा है। तो 3 टाइप का NFIA बताया गया है, ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसी के रूप में कंपोनेंट्स NFIA के पिछली बार के बोर्ड के एग्ज़ाम में NFIA कंपोनेंट पूछे गए थे। ये 3 नंबर में आ गया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। तो बहुत ज़रूरी है। तो NFIA के 3 कंपोनेंट हैं। पहला है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, मतलब ऐसा इनकम
जो कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के फॉर्म में आ रही है और जा रही है। नेट के बारे में जैसे मैंने बताया आपको, नेट का मतलब यही है कि दो वैल्यू का डिफरेंस। इसका मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के रूप में जो पैसा आ रहा है और जो जा रहा है, दोनों का डिफरेंस जो है वो नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ कहलाएगा। इसका मतलब है कि जो भी डिफरेंस है, जो भी सैलरीज वेजेस बाहर से आ रही हैं इंडिया में और जो भी इंडिया के बाहर जा रही हैं सैलरी वेजेस, दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। ठीक है ना। NFIA का एक फॉर्म है सैलरी और वेजेस का, जिसको कंपनसेशन बोलते हैं, मतलब तनख्वाह। बी पार्ट कंपोनेंट है आपका नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब जो भी इनकम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में इंडिया में आ रही है और इंडिया से जा रही है, दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे हम लोग नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कुशलता, आपका एक्सपर्टाइज। ठीक है ना। तो इन प्रॉपर्टी से क्या मिलता है? रेंट। ठीक है ना। इंटरेस्ट, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप मिलता है आपको, क्या मिलता है? आपको डिविडेंड मिलता है। स्किल से क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। सो डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड पेड टू अब्रॉड, मतलब जो भी इनकम आ रही है रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड के फॉर्म में बाहर से, और जो भी इनकम जा रही है रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड के फॉर्म में इंडिया के बाहर, दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। ये आपका NFIA का सेकंड बी पार्ट हो गया। सी है नेट रिटेन अर्निंग। आपको पता है नेट रिटेन अर्निंग का मतलब होता है किसी कॉर्पोरेट का, किसी भी कंपनी का सेविंग्स। सो नेट का मतलब ये डिफरेंस है यहाँ पर। सो इसका एक्सप्लेनेशन है डिफरेंस बिटवीन रिटेन अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड एंड नॉन रेजिडेंट कंपनी लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब ऐसी अर्निंग जो कि रेजिडेंट कंपनी इंडिया के बाहर रह के अर्न करके इंडिया भेज रही हैं, और नॉन रेजिडेंट कंपनी जो हैं वो इंडिया कंट्री के अंदर हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हैं और कंट्री के बाहर भेज रही हैं, तो उसका डिफरेंस को बोलते हैं नेट रिटेन अर्निंग। ठीक है। मान लेते हैं इन्फोसिस कंपनी है, वो USA में वर्क कर रही है और वहाँ से रिटेन अर्निंग सेविंग करके इंडिया भेज रही है। वहीं अगर कोई कंपनी एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी जो है वो इंडिया में है, लोकेटेड इंडिया में है, और अर्निंग करके सेविंग करके वो इंडिया के बाहर भेज रही है, तो दोनों की अर्निंग ये फीफा के रूप में रिटेन अर्निंग में आ जाएगी, ये फीटा के रूप में आ जाएगी। दोनों को डिफरेंस को बोलेंगे हम लोग नेट रिटेन अर्निंग। मतलब ये सेविंग करके इंडिया भेज रही है जो कि USA में लोकेटेड है, ये सेविंग करके USA भेज रही है जो कि इंडिया में लोकेटेड है, और दोनों की अर्निंग को माइनस करके हम कहेंगे नेट रिटेन अर्निंग, क्योंकि ये दोनों ही कंपनी की सेविंग्स हैं या रिटेन अर्निंग्स हैं। नेट रिटेन अर्निंग को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर भी कहते हैं, और नेट रिटेन अर्निंग तो कहते ही हैं। तो ये हो गया सी कंपोनेंट। तो 3 कंपोनेंट हो गए, जरूरी है ये। अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा आता है, क्वेश्चन में ऐसा आता है कि NFIA नहीं दिया हुआ है और आपको तीनों कंपोनेंट दिए हुए हैं, तो तीनों कंपोनेंट जोड़ लीजिए, वो NFIA बन जाएगा। ठीक है। कई बार क्या होता है NFIA आपको रेडीमेड नहीं मिलता है, आपको उसको ऐड करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो NFIA निकालने फॉर्मूला है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, मतलब A पॉइंट, नेट इनकम फ्रॉम रिटेन अर्निंग प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप B पॉइंट, एंड C पॉइंट मतलब नेट रिटेन अर्निंग। तीनों को जोड़ देंगे, बन जाएगा आपका NFIA। तो NFIA अगर नहीं दिया हुआ है तो तीनों पार्ट को जोड़ दें, बन जाता है। ठीक है। एक बार ऐसे भी हो सकता है आपको NFIA निकालने के लिए फीफा माइनस फीटा करना पड़े, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो NFIA का फॉर्मूला ये भी है। एक नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, NFIA इज़ ज़ीरो इन क्लोज इकोनॉमी। एक बार MCQ में क्वेश्चन आया था NFIA ज़ीरो कब होता है, तो इसका आंसर है NFIA ज़ीरो तब होता है जब कोई इकनॉमी क्लोज इकनॉमी होती है, मतलब ऐसी इकनॉमी जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, जैसे कि नॉर्थ कोरिया एक क्लोज इकॉनमी है लगभग। ठीक है। जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर है, तो वहाँ ऐसी इकनॉमी के अंदर NFIA ज़ीरो होता है, जो इकनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लिंक्ड नहीं है। इस चैप्टर में इतना ही था। आप लोग बुक आपके पास में हो तो आप लोग MCQ सॉल्व करें, उसके ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व करें। तो हमने अभी 2 चैप्टर कर लिए हैं, इसके बाद में हम लोग करेंगे 3rd चैप्टर जो कि न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है काफ़ी हद तक। तो इस चैप्टर में ग्रॉस और नेट का डिफरेंस,
एमपी और एफसी वाली वैल्यू का डिफरेंस और आपका डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस वाली पार्ट को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वही न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट हो आप कॉल करिए मुझे आज, और मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।